जब स्टेट होम मिनिस्टर टॉप ऑफिशियल्स की मौजूदगी में ये कहेगा कि हमने पंजाब में टेररिज्म रोकने के लिए 5,000 सिख यूथ का मर्डर किया और आपको यहाँ दंगा रोकना है तो 100-200 मुस्लिम यूथ को आप मारो, तो फिर वो क्या करेगी फोर्स? वो यही करेगी। वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, शराब के नशे में धुत उसने गोली चला दी, 2 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। और वहाँ एक डीआईजी थे नथू लाल जो उस मीटिंग में थे कि उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम यूथ को किल करिए तब ये रुकेगा। लौट करके आकर के कंट्रोल रूम में कहा कि आज मुसलमानों को ऐसा सबक सिखा के आया हूँ कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। चीफ मिनिस्टर थे वीर बहादुर, उन्होंने कहा 10 लोग मारे, अगले दिन कहा गया 12 लोग मारे गए, फिर डीएम ने कहा 15 लोग मारे गए, लेकिन 56 लोगों को खुद गवर्नमेंट ने माना क्योंकि उनको मुआवजा दिया गया। ये यूपी पीएसी का रोल पिछले 50 साल में एक अलीगढ़ के दंगे में आप उठा के देखिए, कहीं भी यूपी का कोई कमल नाइट जहाँ पीएसी रही है उसका एक दागदार इतिहास रहा। मेरठ में तो और ये मलियाना हाशिमपुरा में तो आर्मी की मौजूदगी में ये हाशिमपुरा का ऑपरेशन हुआ और मलियाना में पीएसी ने किया। मतलब उनको ये इस काम के लिए तैनात थोड़ी किया गया था कि वो जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मार देंगे और लाशों को कुएं में डाल देंगे और उन्हें नेस्त नाबूद कर देंगे या जला देंगे। नीली जिसने इंदिरा गांधी इस कदर नाराज़ हो गई थी कि जिस दिन यहाँ कॉमनवेल्थ हेड्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसी दिन इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पर वो बच्चों की लाशों का फोटो छपा और प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंदिरा गांधी ने कि हिंदुस्तान को डिफेम किया जा रहा है, लेकिन ये फैक्ट्स था। अब अभी देखिए, एक हफ्ते पहले ही खबर आई है यूपी गवर्नमेंट वो मुरादाबाद रॉयट की रिपोर्ट जो है टेबल करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने हम मेरे खिलाफ 50 पेज का हलफनामा दायर करके कहा कि कुर्बान अली ने गलत बयानी की, लेकिन जब हमने सारे सबूत दिए तो उन्होंने माना। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज हो, जनता दल हो या उसकी और एलाई पार्टी, उन सब ने वो पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई जिसका वायदा वो उस वक्त के करके आए थे। यानी जब ये मलियाना हाशिमपुरा हुआ था तो इसके हफ्ते भर बाद भी मुलायम सिंह यादव अपने तमाम सीनियर लीडर्स के साथ गए थे और ये कहा था कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम मलियाना और हाशिमपुरा के दोषियों को फांसी देंगे। लेकिन फांसी तो दूर की बात, सस्पेंशन तक नहीं हुआ। हिस्ट्री में ये जाए कि इस तरह का एक जब्र हुआ था, एक नाइंसाफ़ी हुई थी और उसमें एक गवर्नमेंट जो अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक कहती है उसने किया, वरना आप में और बनाना रिपब्लिक में या डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क रह गया है। हक मीडिया में आपका इस्तकबाल है। इन्हीं अय्याम में 1987 में मेरठ के अंदर हाशिमपुरा और मलियाना में एक बदतरीन कत्लेआम हुआ और ये बदतरीन कत्लेआम इस वजह से भी है क्योंकि इसमें स्टेट की मशीनरीज शामिल थी। इसके ऊपर काफी बातें हुई हैं, लेकिन आज 36-37 साल होने लगा है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे मुजरिमीन हैं उनको सजा नहीं दी गई, जो ऐसे विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ नहीं मिला। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं और इन चीजों के कवर किए जाने में जिनको जिनको सबसे ज्यादा रोल जाता है, जिनका सबसे ज्यादा क्रेडिट जिनको मिलता है, उसमें हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है और बहुत ममनून मशकून है कि आपने हमें वक्त दिया इसके ऊपर बात करने के लिए। शुक्रिया। आप चूंकि उन्हीं दिनों रविवार मैगजीन में थे, लखनऊ पोस्टेड थे और आपने बहुत करीब से इन चीजों को जाना समझा और जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में बताया है कि आप वहां जा करके तकरीबन 3 महीना इसके ऊपर काम किया, तो वो जो पूरी चीजें हैं ये कैसे क्या सब हुई उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा था कि ये 80s का वाकया है। उस वक्त ये राम जन्मभूमि बाबरी में मस्जिद में जो डिस्प्यूट है ये शबाब पर था और 86 में ताला खोला, उसके बाद से फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, रैलियां और प्रोटेस्ट और ये सब हुए। उसी दौरान तकरीबन साल भर बाद 30 मार्च को दिल्ली में बोट क्लब पर मुसलमानों की एक बड़ी रैली हुई। कहा जाता है कि उसमें कई लाख मुसलमानों ने शिरकत की और उसके बाद से मेरठ का माहौल जो था वो सरचार्ज हो गया, लेकिन फौरी तौर पे कोई फसाद नहीं हुआ। ये फसाद शुरू हुआ 14-15 अप्रैल को शब बारात के दिन, जब वहाँ मेरठ का एक मोहल्ला है पुरवा शेख लाल, वहाँ एक मुंडन सेरेमनी हो रही थी और ये हाशिमपुरा से मुल्हिक है, मिला हुआ है और शब बारात के सिलसिले में भी कुछ प्रोग्राम हो रहे थे।
तो इसको लेकर के नोकझोंक हुई। वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, शराब के नशे में धुतता, उसने गोली चला दी, 2 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई और यहाँ से फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, जो तकरीबन 1 माह तक चला। मई आ गया और ये फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो 22 मई को ये फैसला लिया गया हुकूमत की तरफ से, और ख़ास करके जो मरकज़ी हुकूमत के उस वक्त MOS होम थे चिदम्बरम साहब, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को कि ड्रास्टिक कदम उठाइए। और कहा ही जाता है उस वक्त वहाँ एक DIG थे नथुलाल, जो उस मीटिंग में थे, कि उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम यूथ को किल करिए, तब ये रुकेगा, वरना ये रुकेगा नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि ये 20-21 मई की बात है। 22 मई को जुमे का दिन था, या जुमे से एक दिन पहले, और वहाँ पे जो हाशिमपुरा, इमलियान, ये मोहल्ले हैं, यहाँ पे कई सौ मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, आर्मी की मौजूदगी में किया गया, सर्च ऑपरेशन बोल करके। और इसके दौरान भी काफ़ी लोगों को मारा पीटा गया, और उसमें से 50 नौजवानों को, जो हाशिमपुरा के मोहल्ले के थे, उनको PAC ने ले जा करके पहली किस्त गंग नहर पे मुरादनगर में, और दूसरी किस्त इंडन कैनाल पर, जो दिल्ली UP बॉर्डर है, वहाँ ला करके कत्ल किया। ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कस्टोडियल किलिंग का वाक़या था। और तो एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ दूसरा वाक़या ये हुआ कि जो 400-500 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनमें काफ़ी लोग मेरठ जेल में, और क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी तो बाकी लोग फतेहगढ़ जेल में ले जाए गए। वहाँ जेल में भी उनके साथ मारपीट की गई। इसमें 12 लोग जेलों में मारे गए। 22/23 की रात में 6 लोग मेरठ की जेल में और 6 लोग फतेहगढ़ जेल में मारे गए। उनके मुकदमे भी दर्ज हुए, जेल ऑफिशियल भी सस्पेंड हुए, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा वाक़या अगले दिन मलियाना में हुआ, जो एक मेरठ से बाहर एक लोकेलिटी थी, गांव था, और उसको क्यों चुना गया ये आज तक एक मिस्ट्री है। लेकिन वहाँ जाकर के PAC का जो कमांडेंट था RD त्रिपाठी, उसने एक तरफ दलितों को उकसाया, वहाँ एक शराब का ठेका था, उसको लुटवा करके उन लोगों को शराब पिला करके उनसे अटैक कराया गया मुसलमानों के ऊपर, और उनके घर जलाए गए और उन्हें मारा गया। और दूसरी तरफ इधर PAC ने गोलियां चलाई, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है कि 72 लोग उसमें मारे गए। पहले दिन वजीर आजम राजीव गांधी 3-4 दिन बाद इसके गए थे। उनकी मौजूदगी में जो चीफ मिनिस्टर थे वीर बहादुर, उन्होंने कहा 10 लोग मारे गए। अगले दिन कहा गया 12 लोग मारे गए। फिर DM ने कहा 15 लोग मारे गए। लेकिन 56 लोगों को खुद गवर्नमेंट ने माना, क्योंकि उनको मुआवजा दिया गया 20-20 हज़ार रुपए का। 56 लोग मारे गए। असगर अली इंजीनियर ने अपनी किताब में 72 लोगों के नाम पते उसमें दिए हैं, और हम लोगों ने भी उस वक्त रिपोर्ट किया था। तो ये एक वाकया है। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त गाजियाबाद में SP विभूति नारायण राय थे, उनकी टेरिटरी में ये वाकया हुआ था, हाशिमपुरा वाला। उन्होंने उसके मुकदमे दर्ज करा दिए। हालांकि उनसे केस 3 दिन में ही वापस लेकर के CBCID को दे दिया गया। लेकिन हाशिमपुरा के मामले में तो इंसाफ हो गया। आज 16 पुलिस वाले दिल्ली की तिहाड़ जेल में लाइफ टर्म गुजार रहे हैं। मलियाना के मामले में FIR ही नहीं हुई, और एक जो FIR हुई याकूब अली के नाम से, वो कहा जाता है कि वोटर लिस्ट उठा करके उसमें नाम लिख दिए गए। बहुत सारे लोग जो कई साल पहले मर चुके थे उनके भी नाम थे, और वो मुकदमा भी बहुत ही लापरवाही के साथ चला। 800 तारीखें पढ़ी 34 साल के बाद। अभी इस साल मार्च में 31 मार्च को वो सेशन कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया जो 40 मुलजिम थे। हालांकि उनमें से कई लोग जेन्युइनली मुलजिम जो थे वो दंगाई थे, और उनको जो विक्टिम्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये पूरा मामला कुल मिलाकर के 350 से ज़्यादा लोग मारे गए हिंदू मुस्लिम फसादात में, जिसमें से तकरीबन 125 लोग
वो पुलिस कस्टडी में मारे गए, पुलिस के ज़रिए से मारे गए। तो इस सब को लेकर के चूँकि इसमें कोई इंसाफ नहीं मिला था, तब हमने और विभूति नारायण राय ने 3 साल पहले एक पीआईएल इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर। तो ये बताएं कि 87 में ये मामला हुआ और उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि हाशिमपुरा वाले मामले में कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें भी हाई कोर्ट से नहीं हो पाया था, तो बाद में हुआ था, और मलियाना का भी केस चल रहा है। तो जुडिशियरी का मामला इन तमाम चीज़ों में कैसा रहा? क्या रोल? देखिए, जुडिशरी तो गवाहों पे, सबूतों पे चलती है और इसलिए हाशिमपुरा के मामले में भी क्योंकि उस वक़्त एक इकबाल अंसारी साहब थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। तो उनका कहना था कि गाज़ियाबाद में मुकदमा चल रहा था, ये इसमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से उन्होंने इस मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफ़र कराया और दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने 2015 में इन सब लोगों को बरी कर दिया। लेकिन फिर 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों की बुनियाद पर उनको सज़ा दी। हालांकि उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन एक इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया। मलियाने में तो जिसको कहते हैं पर्दाफाश कर दिया गया और उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला और मुकदमे को इस तरह से हमारे रिट की वजह से ख़त्म किया गया कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। 72 लोग मरे, 72 में से आप 56 को तो मानते हो, तो उन 56 के मामले में ही इंसाफ दे देते। और जो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं वकील अलाउद्दीन साहब, वो इस वक्त 80 बरस के हैं, ये जो 36 बरस से वो पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसमें 35 जो थे गवाह थे, उनमें से 10 के भी बयान नहीं हुए। उसमें 35 पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, गन इंजरी की बात कही गई है, उनमें से 8 पोस्टमार्टम को सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया गया और बाकी जो गवाह थे उनके बयानात नहीं हुए। तो आपने ये तो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, क्योंकि आपने जो इंसाफ के तकाजे थे उनको पूरा ही नहीं किया और जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी। तो हाँ, मलियाना के मामले में मैं कहूँगा कि जुडिशरी ने अभी तक वो रोल अदा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था और इसीलिए अब हमने वहाँ अपील की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद है कि उसकी सुनवाई होगी, अगस्त में तारीख है, तो उसमें इंसाफ मिल सकेगा। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपने बारहा अपने आर्टिकल्स में भी कही है, पॉलिटिकल विल की बात आपने कही है, इंसाफ के ताल्लुक से। उस वक़्त सेंटर और स्टेट दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बाद में कुछ सेक्युलर गवर्नमेंट बनी, जैसे कि सपा की गवर्नमेंट और भी, और इन लोगों ने वादा भी किया था कि हाँ, हम इंसाफ दिलाएँगे। लेकिन जैसे आपने कहा, जो सीआईडी की रिपोर्ट ही 7 साल के बाद सबमिट हुई थी, और ये जिन लोगों को, जिन 16 लोगों को हाशिमपुरा वाले मामले में सजा भी हुई, वो भी तकरीबन पूरी जिंदगी जॉब पे, ड्यूटी पे रहे। तो ये जो पॉलिटिकल विल की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के होते हुए या फिर ये कि सपा और जो सेकुलर पार्टीज हैं इनके बीएसपी। होते हुए, बीएसपी के भी होते हुए, तो क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट जो सेकुलर गवर्नमेंट है, जो दावा करते हैं कि हाँ हम आपके हक के लिए लड़ेंगे, उनका कैसा रोल? बहुत खराब। और दरअसल ये 1980 के बाद से जब इंदिरा गांधी दोबारा बरसर इख्तिदार आई थी, तो आप ये देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान भर में जो फसादात का सिलसिला शुरू हुआ और सोसाइटी जो थी वो लगातार कम्युनल होती चली गई। जाहिर है, जब सोसाइटी कम्युनल होगी तो सिविल सोसाइटी भी कम्युनल होगी, मीडिया भी कम्युनल होगा, जुडिशरी भी उससे उसके असर से नहीं बचेगी। तो 80, अब अभी देखिए, एक हफ्ते पहले ही खबर आई है, यूपी गवर्नमेंट वो मुरादाबाद रॉयट की रिपोर्ट जो है टेबल करने वाली है असेंबली से। अब ईदगाह वाला 43 साल हो गए, अब वहाँ तो ईदगाह में गोली चली थी, 100 लोग तो मस्जिद में मारे गए थे और उसके बाद फसादात चले थे। और मिसेज इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, यूपी में वीपी सिंह थे चीफ मिनिस्टर। उसी तरह से नेल्ली का वाक़या हुआ, बहुत मशहूर वाक़या है असम का। उसके अलावा भागलपुर, भिवंडी, अहमदाबाद, एक लामुतना ही सिलसिला है। लेकिन किसी भी कम्युनल राइट में, और उसके बाद 84 हुआ दिल्ली में एंटी सिक्रोइड्स, उसमें आज भी चार्जशीट हो रही है, लोगों को किया जा रहा। अगर पॉलिटिकल विल रही होती तो ये काम बहुत पहले हो गया होता। फिर तो यही कहा जाएगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वो विल नहीं दिखाई कि इंसाफ
हो, सबको, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज हो, जनता दल हो, या उसकी और एलाइज पार्टी, उन सब ने वो पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई जिसका वायदा वो उस वक्त के करके आए थे। यानी जब ये मलियाना हाशिमपुरा हुआ था तो इसके हफ्ते भर बाद ही मुलायम सिंह यादव अपने तमाम सीनियर लीडर्स के साथ गए थे और ये कहा था कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम मलियाना और हाशिमपुरा के दोषियों को फांसी देंगे। लेकिन फांसी तो दूर की बात, सस्पेंशन तक नहीं हुआ। आर.डी. त्रिपाठी का कहीं नाम आज तक आया नहीं। उसको, जिसको सस्पेंड करने का अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं बताता हूँ। वो आर.डी. त्रिपाठी 44 बटालियन का नायक था और उसने जाकर के वहाँ मलियाना में ये 72 मुसलमानों को मारा और लौट करके आकर के कंट्रोल रूम में कहा कि आज मुसलमानों को ऐसा सबक सिखा के आया हूँ कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। और ये बात जब राजीव गांधी और वीर बहादुर के सामने कही गई तो उन्होंने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट, लेकिन वो कभी सस्पेंड हुआ ही नहीं, बल्कि उसके बरक्स उसको मजीद प्रमोशंस मिले। और गोपीनाथ दीक्षित जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे यूपी के, उन्होंने कहा कि हम अपनी पीएसी वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं कायम करेंगे क्योंकि इससे हमारी पुलिस फोर्स का मनोबल गिरेगा, मॉरल खराब होगा। तो जब इस तरह सा प्रोसिक्यूशन हुकूमत ये कहे कि इससे हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल गिरेगा, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पे एक और मैं चीज, क्योंकि आपसे बेहतर कोई शक नहीं होगा मेरा ख्याल है इस सवाल को आंसर करने के लिए, ये पीएससी का रोल और उसके मनोबल की जब बात होती है तो जैसे कि मुरादाबाद, जब वहाँ जो ईदगाह में कत्लेआम हुआ तो वहाँ भी पीएससी का नाम आता है, और हाशिमपुरा में भी पीएससी का नाम है, मलियाना में पीएससी का नाम है। इस तरह के कुछ और भी इंसिडेंट्स हैं। तो ये कौन सी पुलिस है जिसके मनोबल बचाने की बात हो रही है? क्या मुसलमानों को मारने के लिए मनोबल चाहिए? ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं, पीएससी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इसने पंतनगर में हिंदू स्टूडेंट्स को भी मारा, इसने बीएचयू में भी हिंदू लड़कों के ऊपर जुल्म किया है, और भी कई जगह आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो फोर्स बनाई गई है, देखिए इसमें इस पर बड़ी स्टडी किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद, ये लोग बड़े इनह्यूमन कंडीशंस में रहते हैं, इनकी ज़्यादातर ज़िंदगी टेंट में गुजरती है, फैमिली से दूर होते हैं। तो वो जो नॉर्मल यूपी पुलिस है, वो उस तरह से ये लोग नहीं रहते। नॉर्मल पुलिस वालों का तो घर होता है, बीवी बच्चे फैमिली सब सारी चीज़ें ज़्यादातर। तो मुझे ये लगता है कि जब इनको फ्री हैंड दिया जाता है तो ये ज्यादतियाँ करते हैं। इसलिए ये यूपी पीएससी का रोल पिछले 50 साल में, एक अलीगढ़ के दंगे में आप उठा के देखिए, 20 कहीं यूपी का कोई कमल राइट जहाँ पीएससी रही है उसका एक दागदार इतिहास रहा है। तो अब ये तो जो हुकूमतें रहीं उनको ये काम करना चाहिए था। एक और चीज, जैसे आपने कहा कि राजीव गांधी के सामने जब ये बात कही गई कि आर.डी. त्रिपाठी ये कहते हैं कि हमने ऐसा काम किया है कि मुसलमानों की नस्लें याद रखेंगी, तो उन्होंने सस्पेंशन का ऑर्डर रिलीज किया। ठीक इसी तरीके से उसके 2 साल के बाद जब भागलपुर में फसाद हुआ और कत्लेआम हुआ, तो वहाँ के जो एसपी थे उनके भी सस्पेंशन का ऑर्डर आया, और बाकायदा से रिपोर्ट्स में ऐसी बातें हैं कि उनको एक मॉब आकर के बाकायदा से एक तरह से ये कहिए कि हाईजेक करने जैसी नौबत ला करके वो जो सस्पेंशन का ऑर्डर था वो वापस उनको लेने के लिए मजबूर कर दिया। और यहाँ भी जैसा कि सस्पेंड कभी हुए ही नहीं, तो ये कि प्राइम मिनिस्टर के डिसीजंस को टर्न कर दिया जा रहा है और वो भी मॉब के जरिए। तो ये जो आज हम मॉब देखते हैं कि कहीं लिंचिंग विंचिंग कर देती है, तो उससे ज्यादा खतरनाक थी वो। उस वक्त तो खतरनाक थी, मतलब देखिए अभी का आप ये लिंचिंग देखेंगे तो इसके मुकाबले में वो तो बहुत खतरनाक, क्योंकि जिससे उम्मीद है कि जो आपकी हिफाजत करेगा, नहीं पुलिस फोर्स, प्राइम मिनिस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर नहीं बचाते हैं, लेकिन जब दंगा होता है तो पुलिस से और पीएससी से और आर्मी से ये उम्मीद होती है कि वो उसे बचाएंगे। लेकिन मेरठ में तो और ये मलियाना हाशिमपुरा में तो आर्मी की मौजूदगी में ये हाशिमपुरा का ऑपरेशन हुआ और मलियाना में पीएससी ने किया। मतलब उनको ये इस काम के लिए तैनात थोड़ी किया गया था कि वो जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मार देंगे और लाशों को कुएं में डाल देंगे और उन्हें नेस्त नाबूद कर देंगे या जला देंगे। लेकिन वही है कि ये इसलिए हो पाया कि वहाँ जो गवर्नमेंट थी उसकी कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल। जब स्टेट होम मिनिस्टर टॉप ऑफिशियल्स की मौजूदगी में ये कहेगा कि हमने पंजाब में टेररिज्म रोकने के लिए 5000 सिख यूथ का मर्डर किया,
और आपको यहाँ दंगा रोकना है तो 100-200 मुस्लिम यूथ को आप मारो, तो फिर वो क्या करेगी फोर्स? वो यही करेगी, क्योंकि उनको तो अपनी नौकरी भी बचानी होती है। और फिर प्लस कम्युनल भी एंगल आ जाता है, तो दोनों चीज़ें मिल करके उसकी कीमत फिर मुसलमान को ज़्यादा चुकानी पड़ती है। और यही मलियाना हाशिमपुरा में हुआ, मेरठ में हुआ। अच्छा, एक बात ये बताएं कि 1986 से लेकर के 1995 के बीच में बहुत सारे फसाद आए, बहुत सारे, यानी एक एक साल में 15-15 ऐसे बड़े फसाद हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। और मैं सिर्फ हाशिमपुरा और मलियाना के कत्लेआम का जो मामला है उसमें देखता हूँ कि इसके ऊपर बात होती है और कोर्ट में इसके ऊपर बराबर काम हुआ है और यकीनन उसका क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे कत्लेआम हैं, जैसे आपने मलियाना का जिक्र, वो नल्ली कत्लेआम का जिक्र किया, भागलपुर का है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं। तो उन सब में सही से रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट है इंसाफ के ताल्लुक से या कुछ भी। तो ये जो चीज हो रही है ये कैसे रुकेगी? बात वहीं आती है ना, पॉलिटिकल विल की। एक टीवी डिबेट में निर्मला सीतारमन मेरे साथ थी और नेल्ली का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है तिवारी कमीशन जो अपॉइंट किया गया था नेल्ली मसेकर के यूनिवर्सिटी, उसकी रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं हुई है, तो आप इसकी शिकायत किससे करेंगे? अभी 43 साल बाद यूपी की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो जो मुरादाबाद दंगे की जांच हुई थी सक्सेना कमीशन, उसकी रिपोर्ट वो टेबल करने जा रहे हैं। तो वो 43 साल से क्यों टेबल नहीं हुई? या मलियाना में भी जो जस्टिस गुरशरण लाल श्रीवास्तव कमीशन अपॉइंट किया गया, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल की गई? या उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उन पर अमल करते हुए जो लोग एक्यूज थे उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उन पर क्यों नहीं मुकदमा चला? हम इसीलिए हाई कोर्ट गए हैं, विभूति नारायण राय और मैं, जो पीआईएल हमने 3 साल पहले किया था। जब हाशिमपुरा में इंसाफ हुआ तो हमको लगा कि हमें मलियाना के मामले को उठाना चाहिए, अदरवाइज तो ये मामला बिल्कुल जिसको कहते हैं अंडर कारपेट हो जाएगा और इसका कोई याद भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमने वो किया और इसीलिए हमने उसमें कहा कि भाई जिस तरह से हाशिमपुरा में इंसाफ हुआ, वैसा ही मेरठ और फतेहगढ़ की जो जुडिशियल किलिंग्स है उनका इन्वेस्टिगेशन हो और हम मलियाना का हो। और जिस तरह से हाशिमपुरा में 40-40 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है, यहाँ 40,000 रुपए, कहाँ 40 लाख और कहाँ 40,000, तो वो कम से कम मुआवजा मिले। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा ये मकसद है कि उसमें जो विक्टिम्स की फैमिली है उनको कम से कम मुआवजा तो मिले और इस मामले की जांच हो। और जो मौजूद हैं, जो लोग, काफ़ी लोग तो मर भी चुके हैं, लेकिन जो मौजूद हैं, ताकि हिस्ट्री में ये जाए कि इस तरह का एक जब्र हुआ था, एक नाइंसाफ़ी हुई थी और उसमें एक गवर्नमेंट जो अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक कहती है, उसने किया। वरना आप में और बनाना रिपब्लिक में या डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो इसमें एक और चीज ये कि जैसे कि आप इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एज अ कम्युनिटी जिनके साथ ये मामला हो रहा है उनका क्या रोल है? आप, आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरा एक खाली है, पूरा कम्युनिटी सोई हुई है, कहीं किसी को कोई मतलब नहीं है, या फिर ये कि जैसे कि 40-80 साल के बूढ़े आदमी भाग दौड़ कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं और उनका कोई मदद करने वाला नहीं है, तो एज अ कम्युनिटी कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो अभी तो वहाँ जो लोग हैं उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके इसकी अपील कर सकें। उसके लिए भी कुछ कोशिशें की गई हैं, कुछ इंतज़ाम किया गया है और ये कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे ये मामला। तो कम्युनिटी का रोल तो बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, बेहिसी का है। और बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे आना नहीं चाहता, 5 पैसे की कोई मदद नहीं करना चाहता। और ये है कि हाँ साहब आप करिए, हम आपके साथ हैं, ये सुनने को मिलता है। तो हमको तो जो जितनी तौफ़ीक होगी और जितनी हमारे वसाइल हैं उसमें जितना कुछ कर सकेंगे वो करेंगे। क्योंकि पिछले 3 साल से जितनी, मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैंने कोशिश की कि जितने मेरे दोस्त थे, एडिटर्स थे, रिपोर्टर्स थे, उन सबको कहा कि या मलियाना जाओ, मलियाना जाओ। तो नतीजा ये हुआ कि 50 से ज़्यादा नेशनल मीडिया के रिपोर्टर वहाँ गए और वो मामला लगातार हाईलाइट होता रहा। आज 23 मई को वो उसकी 36वीं बरसी है मलियानी की। तो इसलिए अब इस मौके पे भी
जहाँ जहाँ जो हो सकता है, वायर ने किया है, न्यूज़ क्लिक ने किया है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, फ्रंट लाइन, ये हिंदुस्तान टाइम्स, बड़े अखबार उसको किसी न किसी तरह का न्यूज़ पैड लेकर के कवर कर रहे हैं, और वो लोगों की मेमोरी में आ रही है चीज़ें कि हाँ ये हुई। अब आप देखें, आपने खुद भागलपुर का जिक्र किया, भागलपुर तो बहुत बड़ा फसाद था, इसके मुकाबले में 10,000 लोगों के मारे जाने का, कत्लेआम का वाकया है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीली, जिसने इंदिरा गांधी इस कदर नाराज हो गई थी कि जिस दिन यहाँ कॉमनवेल्थ हेड्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसी दिन इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पर वो बच्चों की लाशों का फोटो छपा, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इंदिरा गांधी ने, कि हिंदुस्तान को डिफेम किया जा रहा, लेकिन ये फैक्ट था और हुआ, लेकिन आज भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी तरह के बहुत बड़े बड़े कत्लेआम, सूरत, गुजरात के दंगे, वहाँ टीस्टा सीटलवाड ने बड़ा काम किया है, और भी कई ह्यूमन राइट्स के वकील हैं, कॉलिन गॉन्जल्वेस हैं, वृंदा ग्रोवर हैं, रेबेका जॉन हैं, कपिल सिब्बल हैं, ये सारे लोग, संजय पारेख हैं, लगे हुए हैं जहाँ जहाँ जो भी बन पड़ता है कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिटी से कुछ लोगों को तो आगे आना चाहिए, कोई ग्रुप बनाना चाहिए, और कम से कम कुछ ना कर सके तो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे ही डाल करके कम से कम इस खबर को, ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ ये जुल्म हुआ था और इसमें अभी इंसाफ होना बाकी है। अच्छा, अब चूंकि चीजें थोड़ा दूसरी तरह से टर्न होकर के आ रही हैं, और अभी पिछले 2 सालों के अंदर एक नई चीज देखने को मिली, धर्म संसद के नाम पर बहुत ज्यादा मुसलमानों के कत्लेआम की कॉल दी जाने लगी और बहुत ज्यादा नफरत की बातें की जा रही थी। उसमें भी यकीनन आपको क्रेडिट जाता है कि आपने उन सब चीजों को एक जगह करके फिर ये प्याज वगैरह फाइल कराया और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं गालिबन। तो क्या लगता है कि अगर इस तरह से काम किया जाए तो इन लोगों का पांव रोका जा सकता डेमोक्रेसी में आपके पास और क्या हथियार है? यही तरीका है कि आप मीडिया के ज़रिए से, सिविल सोसाइटी के ज़रिए से, और जुडिशरी के ज़रिए से चीज़ें करें। अब जब ये हेट स्पीच का मामला दिसंबर 2021 में हुआ, पूरे मुल्क में सन्नाटा था। हमने काफ़ी दिन इंतज़ार किया कि शायद कहीं से कोई आवाज़ उठे, कोई सो मोटो जुडिशरी नोटिस ले या एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस ले, लेकिन जब किसी ने नहीं लिया तो हमने पीआईएल दायर की। उस पीआईएल की बहुत मुखालिफत हुई, 3 स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी। दिल्ली पुलिस ने हम मेरे खिलाफ 50 पेज का हलफनामा दायर करके कहा कि कुर्बान अली ने गलत बयानी की है, लेकिन जब हमने सारे सबूत दिए तो उन्होंने माना। अदालत ने उनसे कहा यू कम विद बेटर एफिडेविट, और जब उन्होंने दोबारा एफिडेविट दायर किया तो उसमें वो सारी बातें मान ली जो हमने कही थी। तो ये लड़ाई है, ये लड़नी पड़ेगी, ये एक दिन में नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में इसका कोई आउटकम आएगा, लेकिन इसका तरीका सिर्फ यही है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में आप इसी तरह से प्रेशर ग्रुप बना करके, एनजीओज बना करके, थिंक टैंक बना करके आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें जुडिशरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी क्या हैसियत और क्या मजाल, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के आईन ने ये हक तो दिया है कि मैं इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में जा सकूं, हाई कोर्ट में जा सकूं, निचली अदालतों में जा सकूं, और नहीं तो कम से कम मीडिया में खुल के अपनी बात तो कह सकूं जो मैं महसूस करता हूं। उसका भी मैं इस्तेमाल ना करूं तो फिर क्या फ़ायदा है इस डेमोक्रेसी का मेरे लिए? मेरे लिए तो ये डेमोक्रेसी मेरी सिर्फ आज़ादी की गारंटी नहीं है, बल्कि इज़हार ख़्याल की भी गारंटी है, और इसलिए मुझे जहाँ लगेगा कि नाइंसाफ़ी हुई है, मैं उसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। और मैं इस मामले में खुशकिस्मत पाता हूँ कि मुझे सोसाइटी की तरफ से, यानी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन नॉन मुस्लिम्स की तरफ से जितना सपोर्ट मिला है, उसका मैं जितना शुक्रगुज़ार हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो सारे लोग, सब के सब नॉन मुस्लिम थे, जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में आकर के मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया और कहा कि हम साथ हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि आप तकरीबन 40 साल से सहाफत में हैं और बहुत नज़दीक से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कई मरतबा मुल्क की तस्वीर को बदलते और फिर बनते देखा है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे पुलिस का मुसलमानों के ताल्लुक से रोल है, जो उनका अंदाज है मुसलमानों को टैकल करने का, जुडिशरी का जो मामला है, मीडिया जिस तरीके से काम कर रही है, और फिर ये कि आम आवाम जिस तरीके से मुसलमानों को देखती है, जैसे कि
जब भागलपुर रात की बरसी आती है तो कॉलीफ्लावर ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है एज ए सहाफी, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या देखिए, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, ये मुल्क जो है ये सबके लिए बराबर है। इसका वायदा हमारे फोर फादर्स ने, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने किया था। और इसी बिना पर डॉक्टर अम्बेडकर से वो आइन बनवाया गया, जिसमें जो सारे वायदे, यानी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का जो पीरियड है नेशनल मूवमेंट का, उसमें जो वायदे अवाम से किए गए थे, उसी की बुनियाद पर ये आइन कायम किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। इसमें हर शहरी के अधिकार बराबर है, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पिछले 10 साल से उसने ये कोशिश की है कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को नंबर 1 का शहरी बताता है, बाकी लोगों को नंबर 2 बनाने की कोशिश की गई है। जो एनआरसी सीएए का पूरा मसला है, उसका मकसद ये है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बराबरी की बात ना करें। लेकिन जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं, तब तक आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पढ़े लिखे अंदाज में पढ़नी पड़ेगी, और मर्सिया नहीं पढ़ना चाहिए कि साहब हमारे साथ ये हो गया, हम क्या करें, हमें मारा गया, हमें पीटा गया। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हर जगह होता आया है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो हमेशा एक उस टारगेट रहती हैं। और लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में हालात बहुत बेहतर हैं। आप अगर नज़र डालें, पाकिस्तान मजहबी नफरत की बुनियाद पर बनाया गया, उसको टूटने में 25 साल भी नहीं लगे। वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, किसने तोड़ा? मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा। पंजाबी मुसलमान ने 30 लाख बंगालियों को मारा, लाखों औरतों को रेप किया, और नतीजा ये कि बांग्लादेश बना। तो इस मुल्क को अगर पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी मजहबी बुनियाद पर एक स्टेट को कायम किया जाएगा, जिसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कोई रोल नहीं रहेगा, वो डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी नहीं रहेगी, इंक्लूसिव नहीं रहेगी, प्लूरल सोसाइटी जो हज़ारों साल से है, उसको अगर ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर मुल्क को जो है वो खाना जंगी की तरफ बढ़ेगा। और इसलिए ये वार्निंग सबके लिए है, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, यानी हिंदूज़ के लिए भी, कि पाकिस्तान की मिसाल उनके सामने है। अगर उस रास्ते पे चलोगे तो उसका वही हश्र होगा जो अब वहाँ हो रहा है। और अगर उस रास्ते पे चलोगे जिस तरह से मुल्क आज़ाद होने के 20-25 साल तक चला, तो आप देखेंगे कि उस वक्त बहुत कम फसादात हुए। पंडित नेहरू के ज़माने में एक जबलपुर का फसाद छोड़ दीजिए तो कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल विल थी। उस प्राइम मिनिस्टर का एक कमिटमेंट था कि पाकिस्तान बन जाने के बावजूद उसने इस मुल्क के मुसलमानों की, माइनॉरिटीज़ की हिफाजत की, गारंटी ली, और होने नहीं दिया कोई जुल्म। लेकिन उसके बाद से 80 के बाद से जो सियासत हुई है, और जिस तरह से मज़हब को सियासत में मिलाया गया है, ये उसका नतीजा है। है? और आखिरी में हम खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में जो छोटे जर्नलिस्ट हैं जो अभी काम कर रहे हैं, पता नहीं छोटा लफ्ज इस्तेमाल करना सही है नहीं, बट ये कि आपका उनके लिए क्या सलाह क्या है आपकी? देखिए, आजकल तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। आजकल तो ये है कि आप अपने आप को कैसे कारगर बनाते हैं। आप यूट्यूब पे चैनल अपना चलाते होंगे, तो आप जानते हैं उसकी इकोनॉमिक्स भी है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ऐसे, जो यूट्यूब पे काम करके आज कहते हैं कि साहब हमने ज़िंदगी में अपना इतना पैसा नहीं कमाया जितना इस पे कमा रहे हैं। तो उस मैकेनिज़्म को पकड़ना होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चैरिटी से कोई काम नहीं होता। मुसलमानों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो चंदे से सियासत करते हैं, चंदे से अखबार निकालने की कोशिश की गई है कई बार, और वो नहीं चला है। चंदे से मीडिया चलाने की बात होती है, वो नहीं चला। प्रोफेशनली जो वायबल हो, जिस तरह से दूसरे लोग काम कर रहे हैं उस तरह से काम करना चाहिए, हौसले के साथ काम करना चाहिए। और एक अच्छी बात पिछले 30-40 सालों में मैंने ये देखी कि मीडिया में बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज़ के लोग, बिलखुसूस मुसलमानों के बच्चे आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी टीवी चैनल में आप चले जाइए तो उसमें भले ही चीफ एडिटर ना हो, लेकिन जो एंकर्स हैं, जो पीछे का अमला है, जो पर्दे के पीछे काम करता है, बड़ी तादाद है, और उन सबको अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और बेहतर की जस्तजू रखनी चाहिए। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन वही है कि उसको
प्रोफेशनल तरीके से करना होगा, बिना किसी मजहबी जज्बे या जुनून। इन तमाम मसलों पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया आपका।